तो न्यूमेरिकल नंबर है 1.23, पेज नंबर 43, बहुत ही मोस्ट न्यूमेरिकल है और बोर्ड एग्जाम में 2 बार आया हुआ है, 25 और 26 में। 2 बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट हैं। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत हैं तथा इनका परिमाण 17.0 × 10⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। तो फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट करना है पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, बी पॉइंट है दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, और पॉइंट सी का दे रखा है कि प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र ई का परिमाण परिकलित कीजिए। तो क्या बता रखा है न्यूमेरिकल करने का तरीका कि सबसे पहले तुम्हें क्या पढ़ना है, न्यूमेरिकल की लैंग्वेज, और उसे क्या करना है, समझना है कि क्या कहा गया है इसमें। तो देखो क्या कहा गया है, धातु की 2 प्लेटें हैं एक दूसरे के समांतर और क्या है, निकट है। तो दे तो है ही नहीं रखी कौन कौन सी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना हमारे पास क्या है, 2 प्लेटें हैं, एक एक्स है और एक वाई है, जिस पर फर्स्ट आवेश घनत्व एक पे कितना हो जाएगा, प्लस सिग्मा, दूसरे पे कितना मान लेंगे, माइनस सिग्मा, क्योंकि दोनों के चिन्ह क्या दे रखे हैं, विपरीत दे रखे हैं। तो लिखो माना एक्स व वाई, माना एक्स व वाई धातु की 2 प्लेटें, माना एक्स व वाई धातु की 2 प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट स्थित है। एक दूसरे के समांतर एवं निकट स्थित है। समांतर एवं निकट स्थित है तथा इन पर पृष्ठ आवेश घनत्व क्रमशः प्लस सिग्मा व माइनस सिग्मा है, प्लस सिग्मा व माइनस सिग्मा। सिग्मा बना हुआ है, कैसे बनाते हैं, ये बना हुआ है सिग्मा, प्लस सिग्मा व माइनस सिग्मा है। तब तो सबसे पहले हमने प्लेट मान ली है। अब जो वैल्यू दे रखी है वो देख लो, पृष्ठ आवेश घनत्व कितना दे रखा है, 17, कितना है, सिग्मा इज इक्वल टू है 17.0 × 10⁻22 और कूलाम पर मीटर स्क्वायर, यही वैल्यू दे रखी है। अब सबसे पहले क्या लिख लो, पॉइंट ए लिख लो, और पॉइंट ए क्या कह रहा है, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में। तो क्या लिखोगे, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में हमें क्या कैलकुलेट करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कैलकुलेट करना है, ठीक। और इसे लिखने से पहले ये चित्र भी बनाना है, तो पहले चित्र बना लेना है और फिर क्या करना है, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में। अब ये पहली प्लेट दे रखी है, इसके बाह्य क्षेत्र में क्या है, बिंदु P डैश है। हमने अपनी तरफ से मान लिया है कि इसके बाह्य क्षेत्र में कितना है, P डैश है, बीच में कितना है, P है, और जो दूसरे प्लेट का बाह्य क्षेत्र है उसमें कितना है, P डबल डैश दे रखा है। वो तुम अपनी तरफ से मान सकते हो, चाहे तो यहाँ A भी मान सकते हो, यहाँ B भी मान सकते हो, यहाँ C भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब पहली प्लेट के कारण बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरी प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। फिर उनका क्या देखना है, हमें परिमाण देखना है, और साथ में क्या चाहिए, दिशा। तो दोनों का क्या लिखेंगे, परिमाण लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, उसकी दिशा लिखेंगे। अब देखो
अगर हम इस प्लेट के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताएं तो प्लस से वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, दूर की ओर। तो किस तरीके से बना देंगे, ये हो जाएगा E1। अब माइनस के क्या होती है, प्लेट की ही ओर होती है, तो प्लेट की ओर कहाँ पहुंच गई, E2। यानी कि दोनों के कारण, इसके और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्या है, एक दूसरे के क्या दे रखी हैं, विपरीत दे रखी हैं। तो दिशा तो आपने देख ली, अब क्या लिखोगे, परिमाण लिखोगे। तो क्या लिख दोगे, पहली प्लेट के कारण, और प्लेट कौन सी है, x के कारण किस पर, बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां कितना आ जाएगा, पहली प्लेट x के कारण बाह्य बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट के कारण तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है वो कितना आया था, E = सिग्मा अपॉन 2ε0, जो कि मोस्ट डेरिवेशन है, बता रखा है पहले ये। तो कितना होता है, E = हो जाता है सिग्मा अपॉन 2ε0। अब पहली प्लेट की बात चल रही है, तो पहली के लिए क्या मान लोगे, E1। अब किसके कारण लिखोगे, दूसरी प्लेट के कारण। भी कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2ε0, मतलब दोनों के कारण ही जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या है, वो समान आएगी। E1 भी सिग्मा अपॉन 2ε0 और E2 बराबर भी सिग्मा अपॉन 2ε0 है, यानी कि प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की क्या बताई जा रही है, दिशाएं बताई जा रही हैं। अब बिंदु P डैश पर क्या लिख देंगे, परिणामी तीव्रता लिख देंगे, दोनों क्या एक दूसरे के बराबर और विपरीत है। तो कितना आ जाएगा, क्या लिखोगे कि बिंदु P डैश पर परिणामी तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। E = आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2ε0 और सिग्मा अपॉन 2ε0। तो E = कितना आ चुका है, 0। यानी कि बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो चुकी है, 0 हो चुकी है। अब किसके लिए निकालनी है तुम्हें, बिंदु किस पर, कौन सा बिंदु दे रखा है, बी पॉइंट दे रखा है, दूसरी प्लेट के बाह्य बिंदु पर। तो देखो पहली प्लेट का बाह्य बिंदु ये है, दूसरी प्लेट का बाह्य बिंदु ये है। अब दूसरी प्लेट का बाह्य बिंदु देख लो, अब प्लस से वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, दूर की ओर, माइनस की ओर को हो जाएगी। दोनों की ही दिशाएं क्या है, बराबर और विपरीत है, और परिमाण भी क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो तीव्रताएं तो हमने ऑलरेडी निकाल रखी है कि पहली प्लेट x के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं किसी भी पॉइंट पे ले लोगे, तीव्रताएं तो यही आनी है, सिर्फ हमें क्या देखनी है, दिशाएं देखनी है। तो अब किस तरीके से लिख दोगे, पॉइंट बी, तो सीधे सीधे क्या लिख दो, परिणामी तीव्रता लिख दो, किस पर, दूसरी प्लेट के बाह्य बिंदु पर। तो दूसरी प्लेट के बाह्य बिंदु P डबल डैश पर परिणामी तीव्रता, ये भी कितनी हो जाएगी, E बराबर E1 माइनस E2, और वैल्यू दोनों के ही कारण क्या है, समान है। तो इसलिए आंसर भी कितना आ जाएगा, समान ही होगा, मतलब कितना आ जाएगा, 0। यानी कि बाह्य बिंदु चाहे ये हो चाहे बाह्य बिंदु ये हो, दोनों पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं एक दूसरे की आ रही हैं, बराबर और विपरीत आ रही हैं, और बराबर और विपरीत होने की वजह से चिन्ह कैसा आ जाएगा, माइनस आएगा, और परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हमें किस पे लिखनी है, मध्य बिंदु P पर। क्या लिखोगे, पॉइंट C। प्लेटों के बीच में स्थित बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, और परिणामी तीव्रता फिर से वही सिग्मा अपॉन 2ε0 और सिग्मा अपॉन 2ε0। अभी चिन्ह इसलिए नहीं लगाया कि देख लो परिणामी तीव्रता के लिए होगा क्या। देखो प्लस से क्या होती है, दूर की ओर, तो हमने क्या बना दिया, E1, और माइनस की ओर को होती है, तो E2 भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा।
यानी कि दोनों की दोनों क्या होंगी, एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगी, और एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से चिन्ह कैसा आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। या यहां लिख सकते हो एक लाइन कि E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। परिणामी तीव्रता कितनी हो जाएगी, E1 प्लस E2 हो जाएगी, क्योंकि प्लस से दूर की ओर और माइनस की ओर को होगी, यही तो बताया जाता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो इसलिए E1 और E2 क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो जब जुड़ जाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब E इज इक्वल टू 1/2 ये है, 1/2 ये है, तो सिर्फ कितना बचेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 बच जाएगा। सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 17 गुणा 10 की घात माइनस 22। 17 गुणा कितनी है, 10 की घात माइनस 22 है। अब कितनी वैल्यू एप्सिलॉन 0 की 8.85, और 10 की घात कितनी होती है, माइनस 12 होती है। देखो अब जल्दी से दशमलव हटाओ और कितने कर दोगे, 2 0 कर दोगे यहाँ, तो लगभग ये कितनी बार जाएगा, 2 बार चला जाएगा। कितनी बार, 8.85 का वैसे 17.7 आता है, तो 1.9 बैठेगा, और 1.9 या कितना है 2, एक ही बात होती है। तो लगभग कितना जाता है ये, या तो इसे 1.9 लिख लोगे, क्योंकि कितना करोगे, 5 दूनी 10 और 2 अट्ठे 16 और 1 17 और 2 अट्ठे 16 और 1 17, तो 17.7 जाके पहुंचेगा ये लगभग। यानी कि जब इसे डबल कर देंगे, इसका हम क्या करेंगे, 8.85 का डबल करेंगे तो 17.7 बैठेगा, लेकिन यहाँ केवल कितना दे रखा है, हमें 17 दे रखा है, तो 1.9 इसका लगभग आंसर आ जाएगा। और ये पावर कहाँ पहुंचेंगे, ऊपर, तो 1.9 और गुणा कितनी बची, 10 की घात माइनस की कितनी बच जाएंगी, 10 इतने न्यूटन प्रति कूलम, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर डेरिवेशन करना है, केवल डेरिवेशन करना है, तो ये पहला डेरिवेशन ये हो चुका है किसी भी बाह्य बिंदु पर। अगर तुम्हें किस पे करना है, बीच में करना है, तो यहां तक डेरिवेशन हो चुका है। न्यूमेरिकल में सिर्फ तुमने कितना किया, लास्ट में वैल्यू तो रखी है, तो बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होती है, और बाह्य बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है। चाहे इस प्लेट का बाह्य बिंदु है, चाहे इस प्लेट का बाह्य बिंदु है, किसी भी प्लेट का बाह्य बिंदु दे रखा है, दोनों पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0 होती है। तो इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है। मोस्ट है ये टॉपिक, अभी आया था, मुझे लगा बिजनौर में आया हुआ है, 25 में आया है, 26 में आया, दोनों में से एक जगह ये आया। देखो बच्चों ध्यान से, ये न्यूमेरिकल आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में 2022 में। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सारे खत्म हो चुके हैं। अब ध्यान से देखो, किसी खोखले बेलन के भीतर 17.7 × 10 की घात -12 कूलम आवेश है। इसके वक्र पथ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। इसके किसी एक समतल पथ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक बेलन बना लेंगे, और बेलन के 3 पृष्ठ होते हैं। कौन कौन से, एक ये समतल हो गया, एक ये समतल हो गया, और एक क्या हुआ है, ये इसका वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ का दे रखा है, इसका मान लेंगे φ1, इसका मान लेंगे φ2, और इसके लिए कितना मान लेंगे φ3, जैसे कि हमने लिख रखा है कि ये φ1 है, ये φ2 है, और ये कितना है, φ3 है। तो सबसे पहले क्या बताया गया है कि जो वैल्यू दे रखी है उसे लिख लेते हैं। तो वैल्यू दे रखी है कितनी, Q इज इक्वल टू 17.7 × 10 की घात -2 कूलम आवेश दे रखा है, जो कि इस बेलन के कहाँ रखा हुआ है, भीतर रखा हुआ है। जब कोई भी आवेश किसी भी बंद आकृति के भीतर रखा हुआ है, तो बल रेखाएं चारों ओर से निकलते हैं, यानी कि यहाँ से भी निकलेंगे, यहाँ से भी निकलेंगे, और इस वक्र पथ से भी निकलेंगे। तो तीनों जगह ही गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे, दोनों समतल पृष्ठों से और ये वक्र पथ से। तो क्या दे रखा है, Q इज इक्वल टू 17.7 × 10 की घात -12 कूलम आवेश दिया हुआ है, और वक्र पथ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स दे रखा है φ3 इज इक्वल टू 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो हमें क्या निकालना है, किसी एक समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो दोनों के लिए लिख लो पहले तो, कि बेलन के दोनों
समतल पृष्ठों से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, और निर्गत वैद्युत फ्लक्स पहले के लिए φ1 है, दूसरे के लिए φ2 है। कुल मान लो कितना, क्योंकि दोनों से गुजरने वाला क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि E और D दोनों क्या होंगे, एक ही दिशा में होंगे। कोण कितना हो जाएगा, 0, इसलिए दोनों से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है, समान होता है। ठीक, अब क्या लिख लेंगे कि संपूर्ण वेलन से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, और संपूर्ण से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना आ जाएगा, φE इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 और प्लस φ3। और φE को तो ऐसे ही रखो फिलहाल, φ1 की वैल्यू कितनी है, φ, इसकी वैल्यू कितनी है, φ, और इसकी कितनी दे रखी है, φ3 की। अभी लगा लेंगे कितनी दी हुई है, 1.5 दे रखी है। तो φE की वैल्यू कितनी होती है, 1/ε0 इंटू क्यू। गॉस की प्रमेय से φE की वैल्यू होती है 1/ε0 इंटू क्यू। ये कितना हो जाएगा, 2φ, और ये कितनी हुई, φ3। अब 2φ बराबर लिख लेंगे सारी की सारी वैल्यू 1/ε0 इंटू क्यू, और माइनस आ जाएगी φ3। अब इनकी वैल्यू लगाओ। क्यू की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 17.7 गुणा 10 की घात -12, और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 8.85 और गुणा 10 की घात -12। φ3 की वैल्यू 1.5, पावर से पावर कैंसिल होगी, इसकी वैल्यू है 2, और 2 माइनस कितना हो जाएगा, ये 2 माइनस हो जाएगा 1.5, तो 0.5 हुआ 2φ, और φ बराबर हो जाएगा 2 से इसे भाग कर दो, 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो ये आ जाएगा किसी भी एक समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्योंकि φ1 φ2 बराबर कितना φ हुआ है, तो 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट न्यूमेरिकल है, करिए।